नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम एमए हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम एमएचडी 5 यानी साहित्य सिद्धांत और समालोचना से संबंधित एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का शीर्षक है साधारणीकरण। हम इससे पहले आपको रस सिद्धांत से संबंधित कुछ कार्यक्रम दिखा चुके हैं। रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और रस निष्पत्ति किसे कहते हैं। 2 कार्यक्रमों के माध्यम से हमने इन सब के बारे में आपको बताया था। आज हम साधारणीकरण की चर्चा करेंगे। इस साधारणीकरण का संबंध भी रस सिद्धांत से है। दरअसल रस निष्पत्ति की जब चर्चा हम कर रहे थे तब आपने देखा होगा कि हमने 4 संस्कृत आचार्यों की अवधारणाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया था। भट्टलोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इनमें से तीसरे नंबर के श्री भट्टनायक जो 10वीं शताब्दी में हुए थे, 9वीं 10वीं शताब्दी में, उन्होंने रस निष्पत्ति को व्याख्यायित करते हुए पहली बार साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद इस साधारणीकरण के बारे में अभिनवगुप्त ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो एक तरह से साधारणीकरण की अवधारणा का जो श्रेय है वो हम भट्टनायक को दे सकते हैं। भट्टनायक और अभिनवगुप्त के बाद संस्कृत के आचार्यों ने तो फिर भी साधारणीकरण, रस सिद्धांत आदि के बारे में विचार किया है, लेकिन मध्य युग के जो हिंदी कवि हैं और हिंदी आचार्य हैं उन्होंने रस सिद्धांत के बारे में या साधारणीकरण के बारे में कोई विचार नहीं किया। और पहली बार इसे आधुनिक युग में हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण पर विचार किया। उन्होंने साधारणीकरण पर अलग से भी लिखा। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने जब साधारणीकरण पर लिखा तब तक उनके सामने कुछ आचार्यों के विचार प्रस्तुत नहीं हुए थे। यानी कि ये जो जिन 4 आचार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब 4 आचार्यों के विचार रामचंद्र शुक्ल को उपलब्ध नहीं थे। ये बाद में वो पुस्तकें सामने आई और इस तरह से इसे विधिवत रूप में रखने का जो श्रेय है वो डॉक्टर नगेंद्र और दूसरे कुछ आचार्यों को, कुछ विद्वानों को जाता है। बहरहाल हम आज साधारणीकरण के बारे में भट्टनायक, अभिनवगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के विचार को प्रस्तुत करेंगे। साधारणीकरण क्या है, सबसे पहले इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। भट्टनायक ने साधारणीकरण की चर्चा रस निष्पत्ति के संदर्भ में की थी और उनका कहना था कि साधारणीकरण विभावादि का होता है। विभावादि मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ये जो 3 तरह के भाव बताए हैं जिनके स्थायी भाव के साथ संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है, उसमें उनका कहना है कि ये जो विभाव आदि विभिन्न भाव हैं उन भावों का साधारणीकरण होता है और उस साधारणीकरण के बाद ही रस की निष्पत्ति होती है। तो रस जो है वो साधारणीकरण की प्रक्रिया के बाद होता है। वो और इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह साधारणीकरण ही दरअसल भावकत्व व्यापार का प्राण है, अर्थात दोनों एक ही है। आप देखेंगे कि रस निष्पत्ति को भट्टनायक ने भावकत्व और भोजकत्व इन 2 शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने शब्द की जो कहना चाहिए कि उन्होंने कहा कि शब्द का एक अर्थ जो होता है वो तो अभिधा अर्थ होता है, वाच्यार्थ होता है, लेकिन उसके अलावा उसमें भाव
भावकत्व भी होता है और भुजकत्व भी होता है। भावकत्व मतलब है कि हम उस शब्द के अर्थ को जानने के बाद में उसे भावित करते हैं, यानी कि एक तरह से उसकी अनुभूति करते हैं और उसके बाद में उसका एक तरह से उपभोग करते हैं या भोग करते हैं, और इसीलिए उनका सिद्धांत जो है भोगवाद के रूप में जाना जाता है। तो इस रूप में जब वो भावकत्व से भुजकत्व की तरफ जाता है और फिर रस में परिणत होता है स्थायी भाव, उससे पहले यह भावकत्व की जो स्टेज है या चरण है, उसके बाद वाले चरण में ही ये साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। इस साधारणीकरण की चर्चा जो है वो शंकुक ने या भट्ट लोलट ने नहीं की थी। एक और बात वो कहते हैं कि जो अभी मैं वैसे समझा चुका हूँ कि भावकत्व व्यापार द्वारा भाव्यमान स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाता है। कि ये जो भावकत्व व्यापार है, जिसे वो एक तरह से साधारणीकरण ही भी कहते हैं, इस साधारणीकरण की प्रक्रिया में ही स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। तो साधारणीकरण रस रूप में स्थायी भाव को रस में परिणत करने का एक तरह से कारण बनता है। तो साधारणीकरण रसास्वाद से पूर्व की प्रक्रिया है। रसास्वाद से मतलब सहृदय रस का आस्वादन करे, इससे पहले का चरण जो है वो साधारणीकरण का चरण है। तो एक तरह से स्थायी भाव के रस में परिणत होने की का एक चरण जो है भट्टनायक के अनुसार भावकत्व के बाद का जो चरण है उसमें ये साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। तो इस रूप में उन्होंने साधारणीकरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया और कहा कि यह वह प्रक्रिया है जो रस के विभिन्न अवयवों को अपनी विशिष्टता से मुक्त कर आस्वाद रूप में प्रस्तुत कर देती है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या बात है खास। इसमें यह है कि जो रस के विभिन्न अवयव हैं उनकी विशिष्टता जो होती है वो विशिष्टता से वह मुक्त हो जाता है। यानी कि आप कुछ इस तरह से समझें कि अगर आप नाटक देख रहे हैं और उस नाटक में आप राम लक्ष्मण सीता आदि को अभिनय करते हुए अभिनेताओं के द्वारा अभिनय करके आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाता है, तो उस प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में जो रति भाव पैदा होता है, स्थायी भाव के रूप में रति भाव पैदा होता है, ये रति भाव जो है ये अपनी विशिष्टता से मुक्त हो जाता है। विशिष्टता का मतलब क्या हुआ कि राम का सीता के प्रति रति भाव, सीता का राम के प्रति जो रति भाव है यानी प्रेम भाव है, ये प्रेम भाव जो विशिष्ट होता है इस प्रक्रिया में जब रस में परिणत होता है तो वो दरअसल अपनी इस विशिष्टता से मुक्त हो जाता है। इस बात को बाद में अभिनव गुप्त ने और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाया और अभिनव गुप्त ने कहा कि ये साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है ये रस निष्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ा अंतर जो हम अभिनव गुप्त और भट्टनायक के विचारों में देखते हैं कि जहाँ भट्टनायक ने केवल विभावादि का ही साधारणीकरण माना है, अभिनव गुप्त स्थायी भाव का भी साधारणीकरण मानते हैं और विभाव आदि जो दूसरे भाव हैं यानी कि अनुभाव और व्यभिचारी भाव भी, उनका भी साधारणीकरण मानते हैं और दोनों को एक दूसरे का कारण भी मानते हैं। वो कहते हैं कि साधारणीकरण केवल विभावादि का ही नहीं होता, स्थायी भाव का भी होता है। जिस प्रकार विभाव आदि स्थायी भाव के कारण होते हैं, उसी प्रकार विभावादि का साधारणीकरण भी स्थायी भाव के साधारणीकरण का कारण होता है। यानी कि दोनों साधारणीकरण की इस प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे के कारण हैं। स्थायी भाव का साधारणीकरण विभावादि के कारण होता है और विभावादि का साधारणीकरण स्थायी भाव के कारण होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल विभावादि का ही साधारणीकरण हो, जैसा कि भट्टनायक ने
मानते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्थायी भाव के साधारणीकरण का मतलब क्या है, इसे समझें। स्थायी भाव के साधारणीकरण का मतलब है देश काल के बंधन से मुक्त करना, व्यक्ति संसर्ग आदि से मुक्ति, व्यक्ति चेतना के कारण ही भाव की प्रतीति में जो सुख दुख का बोध होता है उससे भी साधारणीकरण के कारण मुक्त होता है। अब आप इसको इस रूप में देखें कि साधारणीकरण जो है वो क्या करता है। वो ये करता है कि हम जो सहृदय है, जो नाटक देख रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, ये कविता पढ़ते हुए हम अपने व्यक्तिगता से एक तरह से मुक्त होते हैं। हम इस बात से मुक्त होते हैं कि हम किस देश में और किस काल में इसको पढ़ रहे हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं, और इस बात से मुक्त होते हैं कि हमारे अपने सुख दुख हैं वो पीछे रह जाते हैं और हम उस नाटक में पूरी तरह से डूबकर उसे समझते हैं। और वहाँ जो सुख दुख हम अनुभव करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि सीता का अपहरण हो जाता है और ये दृश्य हमारे सामने आता है और राम विलाप कर रहे हैं, तब राम का जो विलाप हम देखते हैं वो हमारा विलाप नहीं बनता है, वो एक तरह से समष्टि परक विलाप हो जाता है। वो सिर्फ राम का विलाप नहीं रहता, वो बल्कि सबका विलाप हो जाता है। हमने रस निष्पत्ति में भी कहा था कि हर एक के अंदर जो है वो स्थायी भाव रहता है। प्रेम, जब हम नाटक देखते हैं तो नाटक देखते हुए राम और सीता के मन में जो प्रेम का भाव पैदा होता है, या मान लीजिए रावण के प्रति राम के मन में क्रोध का भाव पैदा होता है, तो वो जो भाव है वो भाव दरअसल संस्कार रूप में हर एक के जीवन में, हर एक के चेतना में रहता है। और इसी कारण से साधारणीकरण जब होता है तो हम अपनी इस वैयक्तिक चेतना के भावबोध से अपने को अलग करते हैं, हम उससे मुक्त होते हैं। कला के क्षेत्र में भाव का साधारणीकरण वैयक्तिक नहीं होता, समष्टि परक होता है। ये समष्टि परक प्रक्रिया है, ये सामूहिक प्रक्रिया है। हम जब अब जैसे मैं मान लीजिए कविता पढ़ रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति भी कविता पढ़ रहा है और तीसरा भी कविता पढ़ रहा है, तो दरअसल सभी में ये साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित होगी। अगर कोई नाटक को 100-200 लोग मिलकर देख रहे हैं तो वहाँ भी साधारणीकरण की यह प्रक्रिया जो है सभी में होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरे सामाजिक स्तर पर हम इस साधारणीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो उन्हीं के शब्दों में देखें कि कला के क्षेत्र में भाव का साधारणीकरण व्यक्तिक नहीं वरन सामूहिक क्रिया है। वरन एक प्रमाता का ही भाव मुक्त नहीं होता, भाव मुक्त मतलब व्यक्तिकता से मुक्त नहीं होता, वरन सामाजिक एकाग्र चित्त होकर मुक्त भाव का सामूहिक रूप से अनुभव करते हैं। इसलिए कहा गया है कि साधारणीकरण का सार है स्थायी भाव का साधारणीकरण। साधारणीकरण के बारे में अब तक हमने भट्टनायक और अभिनव गुप्त के विचारों को समझने की कोशिश की। अब हम आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण को किस तरह से परिभाषित किया है और किस तरह से उसकी व्याख्या की है उसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखें कि रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण को परिभाषित करने में संस्कृत की परंपरा का योगदान कम है और कहना चाहिए कि उनकी मौलिकता अधिक है। वो बिल्कुल आधुनिक कहना चाहिए कि भाषा में इस साधारणीकरण को समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वो साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसबोधन की शक्ति पूरी शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना
यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। अब आप देखेंगे कि खास बात क्या कह रहे हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके। यानी कि जैसे हम नाटक देख रहे हैं और नाटक देखते हुए जैसे राम और सीता का नाटक देख रहे हैं, तो राम सीता के लिए, सीता राम के लिए आलंबन है, लेकिन किस चीज़ का, किस भाव का? रति भाव का। अब जो दर्शक है वह, उसके अंदर भी इस तरह की भावना, प्रेम की भावना तभी ही पैदा होगी जबकि राम और सीता की कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि वो न केवल राम और सीता के बीच का प्रेम हो, बल्कि वह जो दर्शक समुदाय है उनके लिए भी वह प्रेम का आलंबन हो सके। तो ये सबके प्रेम का आलंबन हो सके, वो कथा को कहने की, कविता को कहने के तरीके पर निर्भर करता है कि उसे इस रूप में लाना कि वो सामान्यतः सबके उसी भाव का। ध्यान देने की बात है कि जिस स्थायी भाव की बात कर रहे हैं उस वही स्थायी भाव सबका भाव बने, ये बहुत ज़रूरी है। और तभी उसमें रस उद्बोधन की शक्ति आती है, नहीं तो रस उद्बोधन की शक्ति नहीं आएगी। और जब तक रस उद्बोधन की शक्ति नहीं आएगी तो साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित नहीं होगी। तो इस तरह से वो एक कह सकते हैं कि 3 चरण इसके बताते हैं। सबसे पहले तो यह कि भाव का विषय जो है इस रूप में लाया जाना कि वो सामान्यतः सबके भाव का आलंबन हो सके, और दूसरी यह है कि सबके भाव का आलंबन जब हो जाएगा तभी उसमें रस उद्बोधन की शक्ति आएगी, और जब रस उद्बोधन की शक्ति आएगी तब ही साधारणीकरण संभव होगा। तो ये वो बहुत स्पष्ट रूप से साधारणीकरण को परिभाषित करते हैं। ये संस्कृत की जो शास्त्रीय शब्दावली में साधारणीकरण को परिभाषित करने की या रस निष्पत्ति को परिभाषित करने की के प्रयास हुए थे, उससे भिन्न तरह का प्रयास है। और इसमें जो खास बात है कि साधारणीकरण या स्थायी भाव या रस उद्बोधन वगैरह ये सब परंपरागत शब्दावली जरूर है, लेकिन उसे वो नए परिप्रेक्ष्य के साथ रखते हैं। और ख़ास बात है कि उस नए परिप्रेक्ष्य में जिस बात को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो यह है कि किसी भाव का कोई विषय सबके उसी भाव का आलंबन होना, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात वो कहते हैं कि काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। जब हम कविता में, नाटक में, हम फिल्म में हम जब देखने जाते हैं तो हमारे सामने कैरेक्टर आते हैं, चरित्र आते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, वो जाति नहीं होते, वो सामान्य। हम किसी रामलाल की, किसी अहमद की कहानी पढ़ते हैं, किसी सीता की कहानी पढ़ते हैं, किसी दुष्यंत शकुंतला की कहानी पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने व्यक्ति विशेष आते हैं। हम मनुष्यों की कहानी उस रूप में नहीं पढ़ते, हम भारतीयों की कहानी नहीं पढ़ते उस रूप में। तो जाति कभी नहीं आती, सामने कौन आता है? व्यक्ति आता है। और इस बात को ध्यान देने की बात है कि काव्य का विषय सदा विशेष होता है, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति सामने नहीं लाता। जाति का मतलब यहाँ कास्ट से नहीं है, जाति का मतलब है कि उस समुदाय, या जैसे हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का हिस्सा होगा, मनुष्य जाति का हिस्सा होगा। तो इस रूप में ध्यान देने की बात है कि अगर ऊपर जो बात पहले कही गई है उस बात से इसको जोड़ा जाए तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि यह जो विशेष है, यह जो व्यक्ति विशेष है, यह व्यक्ति विशेष को इस रूप में प्रस्तुत करना होता है कि वो सभी के उसी भाव का आलंबन हो सके। तीसरी बात वो कहते हैं कि साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है
वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का भी आलंबन हो जाती है। ये जो पहली बात कही गई थी, एक तरह से उसी बात को और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम साधारणीकरण से क्या मतलब है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए आप नाटक देख रहे हैं और उस नाटक में राम और सीता की या दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुन रहे हैं या उनका नाटक देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो भाव उनके अंदर होगा, वो भाव हमारे मन में भी पैदा होगा, एक श्रोता के रूप में या एक दर्शक के रूप में या पाठक के रूप में, और वो हमारा भी आलंबन बनेगा। ये जो हम भी उनके लिए आश्रय हो जाएंगे, यानी कि वह भाव जो जागृत हो रहा है आश्रय के मन में, वह आश्रय के मन में भाव जागृत होने का जो आलंबन है, वह आलंबन हमारे लिए भी होगा। और इस तरह से सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाता है। चौथी बात वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हम अब राम और सीता की कहानी पढ़ रहे हैं और जिसकी कल्पना मान लीजिए वाल्मीकि ने या रामचरितमानस ने की है, तुलसीदास ने की है, तो वह जो व्यंजना है, भाव की व्यंजना, वह भाव की व्यंजना पाठक के मन में भी होगी। यानी कि 3 स्तरों पर होगी, उन पात्रों के मन में, उन लेखक के मन में और सहृदय या पाठक के मन में। तो जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। अगली बात जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारी कल्पना में, हमारी इमेजिनेशन में मूर्ति तो विशेष की रहती है, राम ही रहते हैं हमारे सामने या सीता ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह मूर्ति विशेष की ही रहेगी। लेकिन उसके द्वारा जो भाव का आलंबन होगा, वो भाव का आलंबन सबके भाव का आलंबन बनेगा। वह केवल राम और सीता के भाव का आलंबन नहीं होगा, बल्कि वो पाठक या श्रोता के भाव का आलंबन हो जाएगा। उन्हीं के शब्दों में समझिए कि कल्पना में मूर्ति तो विशेष की ही होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलंबन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी व्यंजना आश्रय या कवि करता है। इससे सिद्ध होता है कि साधारणीकरण आलंबनत्व का धर्म का होता है। यानी कि आलंबन का जो आलंबन के मन में जो भाव जागृत होते हैं, आलंबन के कारण वही भाव श्रोता पाठक वगैरह में भी होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, ये बात वो कई बार कह चुके हैं, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। कि जो भाव नाटक में हम देखते हैं स्थायी भाव, वही भाव जो है वो श्रोता के मन में भी होगा, कम या ज़्यादा। जरूरी नहीं है कि सभी एक सा अनुभूत करें, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भाव वही पैदा होगा। दुख का दृश्य होगा तो दुख का ही भाव पैदा होगा, सुख का दृश्य होगा तो सुख का ही भाव होगा, लेकिन वह व्यक्ति विशेष का भाव नहीं होगा, वो उसका एक तरह से साधारणीकरण हो जाएगा। साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति सबसे पहले कवि में होनी चाहिए, कवि में होती है, फिर उसके द्वारा वर्णित पात्र में होती है। यानी कि वो जो भी कहानी लिख रहा है उस कहानी के पात्रों में वो भाव होंगे और फिर पाठक के मन में वो भाव पैदा होंगे। तो विभाव द्वारा जो साधारणीकरण कहा गया है उसका अर्थ यही है
कि एक तरह से ये प्रक्रिया है कि सबसे पहले पात्रों में जो लेखक जो लिख रहा है उसमें, उसके बाद में जो है श्रोता में वो जागृत हो, तो वो अभिव्यक्त होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने दूसरे ये आचार्य हैं आधुनिक युग के जिन्होंने भी साधारणीकरण के बारे में विचार किया है। इनके विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। उस अंतर को समझने की कोशिश करें और वो एक तरह से बहुत उसे आसानी से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सबके हृदयों में समान अनुभूति जगा सके, तो वो उसे साधारणीकरण कह सकते हैं, साधारणीकरण कहते हैं। आप देखेंगे कि कमोबेश ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है, लेकिन यहाँ पर वो कवि की अनुभूति पर बल दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर उन्होंने उन पात्रों की अनुभूति पर भी बल दिया था जो नाटक देखते हुए नाटक में होती। लेखक की भी चर्चा की थी उन्होंने, पात्रों की भी चर्चा की थी और सहृदय की थी, लेकिन यहाँ पर वो उस कवि की अनुभूति की बात कर रहे हैं जो इस रूप में अपने को व्यक्त करता है कि वो सबकी अनुभूति बन सके। दूसरी बात उन्होंने कही कि अनुभूति सभी में होती है, सभी के अंदर पहले से अनुभूति विराजमान होती है, वो अनुभूति अवस्थित होती है और सभी उसे व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कवि होना या नाटककार होना जरूरी है, लेकिन उनका कहना है कि उसकी अनुभूति इस रूप में करना कि वो सबकी अनुभूति बन सके, यह जो शक्ति है ये कवि में होती है, लेखक में होती है, और ये महत्वपूर्ण है। इसलिए साधारणीकरण की शक्ति जो है सब में नहीं होती, वो लेखक में होती है, वो कवि में होती है। वही अपनी अनुभूति को इस रूप में व्यक्त कर सकता है कि उसका साधारणीकरण हो जाता है। तो कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सकता है, जिसे लोक हृदय की पहचान हो। जो जितना लोक हृदय को जानता है वो उतना ही ज़्यादा साधारणीकरण कर सकता है। अंत में सवाल नगेंद्र उठाते हैं कि साधारणीकरण होता क्यों है, उसकी कैसे संभव होता है। तो उनका कहना है कि एक तो साधारणीकरण जो है भाषा का अपना गुण है, काव्य भाषा का भी गुण है, तो इस कारण से ये साधारणीकरण होता है। और दूसरा यह है कि हर एक मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना होती है। तो हम जब कविता पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो भी देख रहे हैं हमारे अंदर जो सहानुभूति की भावना है, उसी कारण से हम उसे ग्रहण कर पाते हैं और उसी कारण से उसका साधारणीकरण होता है। तो इस तरह से साधारणीकरण की अवधारणा आप लोग समझ गए होंगे। ये साधारणीकरण की अवधारणा जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इससे उस पूरी प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं कि क्यों किसी कविता में, किसी नाटक में, किसी उपन्यास में पाठक, श्रोता, दर्शक रुचि लेते हैं। वो रुचि इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक तरह की भावना पैदा होती है। वो भावना ऐसी है जो सामूहिक होती है, समष्टिगत होती है, और वो एक तरह से सबकी भावनाओं को का प्रतिनिधित्व करती है। यही साधारणीकरण है। धन्यवाद।